अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी। आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं, जिसमें आज मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। 3 एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा। उसमें से पहली एग्जांपल है एग्जांपल 5.9, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूं दैट इज जेम्स स्मिथ, तो आपको नजर आ रही होगी। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 5 की एग्जांपल 5.9 को मैं आज सॉल्व करवाने जा रहा हूं। और भी 2 एग्जांपल है, पहले हम इसको करते हैं, उसके बाद उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। और आज की इसी वीडियो में मैं आपको स्ट्रीम टेबल भी समझाऊंगा, किस तरीके से स्ट्रीम टेबल से वैल्यू निकालनी है, एग्जांपल में ही समझ जाएंगे। और इंटरपोलेशन के जरिए कैसे वैल्यू निकाली जाती है वो भी मैं आज ही डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपके सामने पहली एग्जांपल आ चुकी है, एग्जांपल नंबर 5.9। तो जरा आपके सामने शो रही होगी, तो मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ से, काफी बड़ी है। शुरू का जो पहला पैराग्राफ है वो आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। उसमें सारी बातें डायग्राम के हवाले से की गई है, तो डायग्राम पे जरा गौर कर लें तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगी सारी बातें, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डायग्राम में अगर देखो, पहली वाली ए वाली डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके सामने दोनों डायग्राम में 2 ही फ्लोइंग स्ट्रीम है, 2 फ्लोइंग स्ट्रीम है। एफएस है तो एक है हॉट और एक है कोल्ड। तो यहाँ पे पहली वाली अगर हम ए डायग्राम पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रीम जा रही है हॉट वाले की और एक स्ट्रीम जा रही है कोल्ड वाले की, जरा गौर से देखिएगा। तो जहां से TH1 नजर आ रहा होगा एट 400 केल्विन, मैं सारी स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ लिख दी है। केस नंबर 1, 2 केसेस है यहाँ पर, एक ए डायग्राम है एक बी डायग्राम। तो के वाली डायग्राम को हमने केस 1 कह दिया है, बी वाली डायग्राम को केस 2 कह दिया है। केस 1 के लिए हमारे पास अगर डायग्राम में देखें तो TH1 आपको नजर आ रहा होगा 400 केल्विन, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद देखें जहां तक एंड हुआ वहां जाके टेम्परेचर हो गया TH2 और वो कितना था, दैट वाज 350 केल्विन, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे हमने क्या किया, कोल्ड वाली स्ट्रीम को देखा तो TC1 की वैल्यू 300 केल्विन नजर आ रही है और TC2 की वैल्यू आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगी 340 केल्विन। तो ये केस 1 के लिए। और अगर आप देखें तो ये जो दोनों डायरेक्शन है, दोनों की स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम है। दूसरी वाली डायग्राम, बी वाली डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो दोनों फ्लोइंग स्ट्रीम की डायरेक्शन काउंटर करंट है, मतलब अपोजिट एक दूसरे से। तो पहले ऑब्जर्व करें हॉट वाली को, तो TH1 उसके लिए नजर आ रहा होगा 400 केल्विन, तो मैंने लिख दिया। और TH2 नीचे आया जरा तो 350 केल्विन नजर आ रहा होगा, वो रह गया। उसके बाद कोल्ड स्ट्रीम को देखेंगे तो TC1 आपको 300 केल्विन मिल जाएगा और TC2 ऊपर देखेंगे तो 390 केल्विन मिल जाएगा, केस 2। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसने बता दी कि ये है। अभी हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। लिखा हुआ है द मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग स्ट्रीम इज 10 केल्विन। अज्यूम, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो इस केस में मान के चलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दोनों स्ट्रीम के लिए आइडियल गैस इस्तेमाल हुई है। और जब उसने आइडियल गैस की बात कर दी तो यहाँ पे जितने भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारे पास एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, तो हम उसके साथ IG लगाएंगे, मतलब आइडियल गैस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे CP भी ये जो दिया हुआ है ये आइडियल गैस पे ही दिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने CP के ऊपर लिखा हुआ IG के मतलब आइडियल गैस के लिए होगा ये। सो यहाँ पे हमारे पास 7/2 RST वैल्यू दी हुई। आगे लिखा हुआ है दोनों स्ट्रीम के लिए ये। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें निकालना है लॉस्ट वर्क फॉर बोथ केसेस। रिक्वायर्ड में आ जाए जरा, रिक्वायर्ड में मैंने लिख दिया लॉस वर्क चाहिए फॉर बोथ, W लॉस निकालना है दोनों केसेस के लिए। और उसके बाद हमें दिया हुआ T सिग्मा सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज 300 केल्विन। यहां जाके इस न्यूमेरिकल को, इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए जितनी चीजें हमें चाहिए थी वो सब है। अब सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ लें जरा। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ जो फ्लो हो रहा है वो स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप नोट कर लीजिएगा, स्टेडी फ्लो है। तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस लगना है। क्यों लगना है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। एनर्जी बैलेंस लगेगा तो स्टेडी फ्लो वाला लगेगा। चलें भाई, सारी बातें छोड़ें, सबसे पहले ये बताएं कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट करना है हमें लॉस वर्क। लॉस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉस वर्क का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे जरा देखें तो लॉस वर्क फ्लो की सूरत में अगर हम लिखें तो लॉस वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, T सिग्मा डेल्टा एस एन बार, और ये हमारे पास मैंने बताया था IG लिखेंगे और ये आ गया फ्लोइंग स्ट्रीम। चले यहाँ पर IG लिखें तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमारे पास ये W लॉस का फॉर्मूला है। इसके अंदर हमारे पास जो T सिग्मा है, T सिग्मा ये तो हमें पता है बेहतरीन तरीके से, सवाल में गिवन है।
लेकिन जो ये डेल्टा एस आई जी एन के ऊपर डॉट लगा हुआ है इनटू फ्लोइंग स्ट्रीम, ये पूरा जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर ये हमें नहीं पता, ये फैक्टर हमें नहीं पता। अगर ये पता चल जाए ना तो हमारी जिंदगी आसान है, डब्ल्यू लॉस निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हमने बढ़ा आगे, थोड़ा आगे बढ़े तो हमें बात समझ में आई कि ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको पता है दो फ्लोइंग स्ट्रीम है, फ्लोइंग स्ट्रीम के लिए कैलकुलेट करना है, ये बात याद रखिएगा। फ्लोइंग स्ट्रीम के अंदर हमारे पास दो स्ट्रीम आ रही है, एक हॉट है और एक कोल्ड है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी बैलेंस, टोटल एनर्जी हम लोग लिखेंगे, टोटल एंट्रोपी चेंज लिखेंगे। तो टोटल एंट्रोपी चेंज किसके बराबर होगा, तो जरा देखिएगा डेल्टा, मैं सारी बातें यही डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, उसके बाद हम फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से करेंगे। समझ में आया करना क्या है। तो यहाँ पे डेल्टा एस आई एन जी एन बार की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे निकालेंगे, दो फ्लोइंग स्ट्रीम है। पहले वाली हमारे पास जो है हॉट वाली है, तो आप क्या लिखेंगे एन बार एच, उसके नीचे सब स्क्रिप्ट में लगाएंगे एच, और इसके बाद डेल्टा एस, तो देखिएगा डेल्टा एस आई जी, और ये किसका है, ये है एच वाले का। आई जी क्यों लगा रहा हूं, बताया ना आइडियल गैस है, अज्यूम किया हुआ आइडियल गैस। देखूं कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मैं करवाया ही जा रहा हूं बस। चले भाई बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। आगे देखें, ये तो हो गई हॉट वाली। अब दूसरी कौन सी थी, कोल्ड वाली। तो यहाँ पे कोल्ड वाली कौन सी थी, कोल्ड वाली हमारे पास आएगी, वही लिखेंगे, सब कुछ वही लिखेंगे। अब एच की जगह पे क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, तो डेल्टा एस आई जी, और ये हम कोल्ड की बात कर रहे हैं तो नीचे सी लगा देंगे, हो गई। अब मसला क्या, एक और मसला सामने आया। मसला ये था कि डेल्टा एस आई जी तो हमारे पास है ही नहीं। अब क्या करें भाई, हम तो फंस गए। हमारे पास तो सिर्फ दो चीजें, एक सीपी है और एक टेम्परेचर। तो ये डेल्टा एस कहां से लाऊं, ये तो हमारे लिए मसला हो गया। तो हमने देखा तो यहाँ पे जो ये सीपी दिया हुआ है, ये सीपी का क्या मतलब है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें याद आया कि डेल्टा एस आई जी का एक फॉर्मूला है, डेल्टा एस आई जी डिवाइडेड बाय आर। सुनिएगा जरा, डेल्टा एस आई जी डिवाइड बाय आर सी पी आई जी आइडियल गैस इन एल एन टी टू डिवाइडेड बाय T1 माइनस का ln P2 डिवाइड बाय T1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस आई जी। ये आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, इक्वेशन 5.10 में देखिएगा तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P2 और P1 क्या हो जाएंगे, P2 और P1 बराबर हो जाएंगे। तो P2 और P1 बराबर हो जाएंगे तो इवन कैंसिल हो गया, 1 ln 1 0। इसका मतलब ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और हमें हमारे पास सिर्फ, और नीचे आर भी आएगा, इसके नीचे आर भी आएगा, तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डेल्टा एस आई जी बराबर आ जाएगा किसके, सी पी आई जी एल एन T2 डिवाइड बाय T1। अब H की बात करेंगे, सुनते जाइएगा। अगर हम H की बात करेंगे तो यहां पर H लगाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे TH2 डिवाइडेड बाय TH1। अगर हम यहाँ C लगाएंगे तो हम लिखेंगे TC2 डिवाइड बाय TC1। और CPIG दोनों के लिए, दोनों केसेस के लिए सेम ही रहेगा, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हॉट स्ट्रीम कोल्ड स्ट्रीम दोनों के लिए यही रहेगा, और दोनों केसेस के लिए भी सेम रहेगा। अब यहाँ पर ये मसला भी हल हुआ, हमारे पास डेल्टा एस को रिप्लेस करवा दिया जाएगा। जरा गौर फरमाइएगा, सारी बातें मैं एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि बाद में आपको हर चीज क्लियर हो कि हम काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सही है ना। आगे जरा देखें। अब मैंने क्या किया, जब मुझे डेल्टा एस आई जी की वैल्यू ये मिल गई तो मैंने इसके अंदर रख दी। तो जरा चेक करिएगा, डेल्टा एस आई जी एन डॉट जो भी है फ्लोइंग स्ट्रीम के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पे एन डॉट एच, डेल्टा एस आई जी एच की जगह पे क्या आ जाएगा, सीपी आइडियल गैस एल एन TH2 डिवाइडेड बाय TH1, उसके बाद प्लस, उसके बाद n बार CPIG ln TC2 डिवाइडेड बाय TC1। ये भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। आप बोलेंगे सर CPIG कॉमन है, CPIG कॉमन है। तो यहाँ पे आप ऐसा करें, CPIG के साथ साथ एक और काम करें, क्या करें कि आप NH बार को भी कॉमन निकाल लें, तो होगा क्या, जरा देखिएगा। इसमें से आप क्या करें, N बार H और CPIG को कॉमन निकाल लें। पहले चीज तो आपके ध्यान में ख्याल आएगा कि सर यहाँ तो N बार H है नहीं,
डॉट एच है नहीं, तो आपने कैसे NH को कॉमन तो निकाल लिया, तो क्या हुआ, जब निकाला है तो जुगाड़ भी लगाएंगे। तो यहां पर बन क्या जाएगा, ln TH2 डिवाइडेड बाय TH1, सही है, ये हो गया, इसमें से ये निकल गया बाहर। उसके बाद प्लस, इसके पास n डॉट एच नहीं था, तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे n डॉट एच से डिवाइड करवा देंगे, जिसके पास जो चीज नहीं होती उससे डिवाइड हो जाती। उसके बाद बाकी CPIG निकल चुका है और यहां बचा ln TC2 डिवाइडेड बाय TC1। बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई बात। अब सुनिएगा आगे। अब यहां पर हमारे पास एक बड़ा मसला सामने आया, एक बड़ा मसला सामने आया, और वो ये था कि हमारे पास TH2 भी है, TH1 भी है, TC2 भी है, TC1 भी है, CIG भी है, लेकिन हमारे पास N.C और N.H तो है ही नहीं। तो इसको निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एनर्जी बैलेंस। चले अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। एक मसला आ गया था, बाल मेरे पता नहीं कहां से मुंह में आ गया, बोला नहीं जा रहा। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमारे पास बात समझ में आ गई कि अब हमें करना क्या। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इस N.C और N.H का जो ये रेशियो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एनर्जी बैलेंस। और याद रखिएगा कौन सा एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, स्टेडी फ्लो के लिए, क्योंकि यहां इसने बताया स्टेडी फ्लो। तो यहां पर स्टेडी फ्लो के लिए जो एनर्जी बैलेंस सबसे बेहतरीन है वो क्या है, मैं आपको यहां बता देता हूं, क्योंकि बुक के अंदर तो मेंशन किया हुआ नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। एनर्जी बैलेंस क्या था, डेल्टा H बार H प्लस का हाफ V U स्क्वायर प्लस का GZ M बार। अब देखिए यहाँ M की जगह पे N का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें N बार चाहिए, तो यहाँ पे हम N का इस्तेमाल करेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है N बार, और इसके बाद इज इक्वल टू शाफ्ट वर्क प्लस का Q डॉट। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है एनर्जी बैलेंस फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेस। अब यहां पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा स्टूडेंट, अज्यूम ये करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर प्रोसेस जो होते हैं उनमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है ना, वो लगभग ना होने के बराबर होता है, लगभग ना होने के बराबर। इस वजह से इन दोनों टर्म को तो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं बड़ी आसानी से हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। बाकी बचा इस प्रोसेस में शार्प वर्क नहीं होगा, अज्यूम किया है, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, और ना कोई एनर्जी लॉस होने वाला है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारे पास Q भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे बचा कौन, फिर बचा कौन यहाँ पे, अब वो लिखूंगा यहाँ। मैंने क्या लिखा, विद द अजम्पशन ऑफ निग्लिजिबल काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ना होने के बराबर, विद शार्प वर्क जीरो होगा, एनर्जी लॉस मतलब जो हमारे पास एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी जीरो होगा। तो फिर हम एनर्जी बैलेंस को कैसे लिखेंगे, देखिएगा जरा, H के साथ डेल्टा। अब देखिए एक और मसला क्या है, वो सुनिएगा ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो फ्लोइंग स्ट्रीम है, तो दोनों के लिए दोनों का सम यूज करूंगा। तो यहां जरा चेक करिएगा, बचा कौन कौन, एक बचा N बार, देखिएगा बहुत ध्यान से, एक आ गया N बार, और ये फ्लोइंग स्ट्रीम H वाली है, तो यहां पे मैं यूज करूंगा H का। उसके बाद बचा कौन, डेल्टा H, तो ये आ गया डेल्टा H, और ये हमारे पास IG लगेगा क्योंकि आइडियल गैस है, और ये हमारे पास H वाले का है, तो नीचे लगा देंगे सबस्क्रिप्ट में H। आई होप यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद दूसरी स्ट्रीम कौन सी है, C वाली, तो ये हो जाएगा N.C डेल्टा H IG। अब यहाँ पे ये भी आइडियल गैस की है, और ये हमारे पास C वाले की हो गई, और इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, जीरो। एक बड़ा मसला आया, मसला क्या आया, मसला ये आया कि सवाल में जितनी चीजें गिवन थी सब लिखी हुई है मैंने, अब मुझे बताएं कि डेल्टा H है यहाँ पर। आप बोलेंगे सर नहीं है ना, तो कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे सुनिएगा, हम डेल्टा H का जुगाड़ लगाएंगे, डेल्टा H को कहीं ना कहीं से रिप्लेस करवाएंगे। रिप्लेस कैसे करवाएंगे, इसको देखते हुए यहां से हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अज्यूम कर ले कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, तो विद द कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां पर अगर हम ये मान के चलते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, द अबव एक्सप्रेशन। चलें भाई आगे देखें, इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे जरा देख लें स्टूडेंट होगा क्या। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। अब यहां पर डेल्टा एस को मैं किससे रिप्लेस करवाने जा रहा हूं, देखिएगा जरा। हमने पढ़ा है सीपी डेल्टा टी, अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है तो ये बराबर होगा डेल्टा एच आई जी के बराबर होगा। वैसे तो पूरा एन बार सब कुछ आता है तो ये सबके बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास हम डेल्टा एच आई जी की जगह पे लिखेंगे सीपी डेल्टा टी। सीपी डेल्टा टी सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो यहां पे होगा क्या, होगा ये बन जाएगा एन डॉट डेल्टा एच आई जी की जगह पे क्या आ जाएगा, सीपी आई जी, सीपी आई जी, और ये क्या हो जाएगा सीपी आई जी इंटू, अब यहाँ पे डेल्टा टी जो था, डेल्टा टी इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। और हम बात किसकी कर रहे हैं, एच की, तो एच वालों का टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे जरा एच वालों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टी एच टू माइनस का टी एच वन। उसके बाद आगे जरा देखें, प्लस का, ये आ गया प्लस का। उसके बाद एन बार एन डॉट सी, उसके बाद डेल्टा एच आई जी इंटू सी की जगह इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे सीपी आई जी, आइडियल गैस के लिए। और अब यहाँ पे हम सी वाली फ्लोइंग स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, कोल्ड वाली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टी सी टू माइनस का टी सी वन, एंड इन सब का सम किसके बराबर आएगा, इट विल बिकम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन सी बार एन सी डॉट डिवाइडेड बाय एन एच डॉट। तो यहाँ पे जरा इसको इसके लिए अरेंज कर लें। तो यहाँ पे इसको यही रखें, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बार सी डॉट सी इंटू सी पी इंटू आई जी, आइडियल गैस के लिए बन गया टी सी टू माइनस का टी सी वन एंड इज इक्वल टू नेगेटिव एन डॉट एच सी पी आई जी टी एच टू माइनस का टी एच वन। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब जरा आगे देखें, ये सीपीआईजी से ये सीपीआईजी क्या हो गया, कैंसल। अब यहां पर हमें क्या चाहिए था, एन सी डॉट डिवाइड बाय एन डॉट एच, तो यहां ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे एन डॉट सी डिवाइडेड बाय एन डॉट एच, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, यहाँ देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा करें नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा दें हाथ का, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो पहले पॉजिटिव वाली को लिखेंगे, तो टी एच वन माइनस प्लस माइनस, तो टी एच वन माइनस का टी एच टू एंड डिवाइडेड बाय टी सी टू माइनस का टी सी वन। आई होप यहां तक की बात। अभी वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो केसेस है, एक केस 1 के लिए भी निकालना है, एक केस 2 के लिए भी निकालना है। तो हम फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, इसको हम यूज करेंगे केस 1 के लिए अलग और केस 2 के लिए अलग। चले भाई यहां तक की बात क्लियर। अब अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये आ गया, बेहतरीन हो गई कहानी। अब हम निकालेंगे ये, अब ये इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, अब ये इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा ना पीछे की तरफ जाऊंगा, जरा देखिएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द टोटल एंट्रोपी इज गिवन बाय द टोटल एंट्रोपी ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम इज, तो क्या होगी भाई, जरा देखिएगा, वो यही होगी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्या होगा, डेल्टा एस, याद करें इसको बहुत ध्यान से, डेल्टा एस आई जी इंटू एन डॉट बराबर आएगा किसके, पहली वाली फ्लोइंग स्ट्रीम। तो जरा देखें, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको याद हो, ये पहली वाली फ्लोइंग स्ट्रीम की बात करेंगे। चले आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है जिंदगी के अंदर। तो यहाँ पर आगे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास कैसे लिखेंगे, एक दफा देखें यहाँ पर एन डॉट एच, पहली एच वाली स्ट्रीम है उसको लिखेंगे, और उसके बाद डेल्टा एस आई जी, और यहाँ पे एच वाली स्ट्रीम में तो हम यहाँ लिखेंगे एच, उसके बाद प्लस, उसके बाद एन बार एन डॉट सी वाली स्ट्रीम में सी, और डेल्टा एस आई जी आइडियल गैस है, और ये सी वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे सी। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर।
आगे हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेल्टा एस की वैल्यू को रिप्लेस करवाएंगे। तो अब ये जो मैंने 2 स्टेप किए हुए, अब ये आपकी मर्जी, आप करना चाहे कर लें, नहीं करना चाहे करें, नहीं करें तो मैं कर देता हूं, क्योंकि इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा तो ताकि आप लोगों को हर चीज प्रॉपर मिले। तो मैं फिलहाल के लिए इसको मिटा देता हूं। तो यहाँ पे ये जो हमने कहानी बताई है, ये किसके लिए पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे अज्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर the above expression can be written as, above expression can be written as। चले भाई, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे, तो ये हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, डेल्टा एस आई जी इंटू एन डॉट, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ देख ले जरा, क्या हो जाएगा, एन डॉट एच, और डेल्टा एस की जगह पे कौन आ जाएगा, सीपी, जरा देखिएगा, सीपी आई जी आइडियल गैस के लिए, और एल एन TH2 डिवाइडेड बाई TH1, याद करें इसको, वरना मसला हो जाएगा सारा। उसके बाद प्लस लगाएंगे क्योंकि सम होता है, उसके बाद NC, N बार C तो अपनी जगह पर रहेगा N डॉट C, और डेल्टा एस आई जी की जगह पे क्या आ जाएगा, CPIG LN TC2 डिवाइडेड बाई TC1, बेहतरीन हो गया काम। आगे जरा देखें, तो यहां पर हमारे पास मैंने जैसा आपको बताया था कि हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा N डॉट एस CPIG को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है बन जाएगा LN TH2 डिवाइडेड बाई TH1 और ब्रैकेट क्लोज प्लस का N डॉट C एंड CPIG निकल चुका है, तो बचा यहाँ पे कौन, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, N डॉट H। ऐसा करें, बड़ा ब्रैकेट लगाना था मुझे, चले सही है। उसके बाद LN TC2 डिवाइडेड बाई TC1। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर बेहतरीन तरीके से, तो ये तो हो गया बेहतरीन का। अब वक्त आ गया लॉस वर्क की इक्वेशन, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर बी, इसको क्या कह देते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर बी। इन सब को यूज करेंगे, हमारा काम लगभग एंड हो गया है, समझ रहे हैं, बस वैल्यूज पुट करने का काम रह गया, जल्दी से वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर बी। चले भाई, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी। अब आखिरी इक्वेशन वर्क लॉस के लिए, लॉस वर्क के लिए, तो यहाँ पे लॉस वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय, लॉस वर्क हो जाएगा, जरा देखिएगा, लॉस वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, W लॉस फ्लोइंग स्ट्रीम इज इक्वल टू, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, T सिग्मा डेल्टा N डॉट S, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, IG लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आइडियल गैस है, एंड प्लस माइनस का Q फ्लोइंग स्पीड। तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि हमने अजम्पशन की हुई है, यहाँ Q ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास W लॉस का फॉर्मूला क्या बन गया ये, तो हम यहाँ पे इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सी। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये चीज है ना, ये इक्वेशन ए बी सी, इस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल बात सिर्फ ये है कि आपको स्टेप याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये 3 इक्वेशन बन गई, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कैसे, अब आप क्या करेंगे, केस 1 के ऊपर इन तीनों इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। पहले आप इससे n डॉट सी, जैसे मैं अभी आपको बता ही देता हूं, कर गई तो इसे नोट करें, उसके बाद मैं आगे इसको प्रॉपर तरीके से इनकी वैल्यूज आपको निकाल के दिखाता हूं। सो यहाँ पे अब आप लोग देख लें, तो यहाँ पे हमने केस 1 के लिए भी काम कर लिया और केस 2 के लिए भी कर लिया। पहले हमने केस 1 के लिए काम किया, इक्वेशन ए को यूज किया, ये रही इक्वेशन ए। इसमें आप क्या करेंगे, केस 1 वाली TH1 TH2 TC1 TC2 वाली वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.25। उसके बाद इक्वेशन बी को यूज किया, इसके अंदर भी सारी वैल्यूज जो आपको पता थी, जैसे कि n डॉट h की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर आप देखें इसके रेशियो में n डॉट h की जगह पे क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहां से 1 आ गई। CPIG की वैल्यू थी 7/2 और r क्या होता है ऐसा यूनिट में 8.314, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके इक्वेशन सी में क्या करेंगे, वही वाली बात, ये वैल्यू आ गई, इसको यहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सी को यूज करेंगे और यहाँ पे उसके बाद सेम काम
केस 2 के लिए भी करना है। तो यहाँ मैंने कर दिया क्योंकि ये कोई लंबी गोरी कहानी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर उठाएंगे परफॉर्म हो जाएगा। तो आए अब जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है एग्जाम्पल नंबर 7.2। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही आसान है। आए जरा इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ आपके सामने प्रॉब्लम लिखा हुई होगी, इसमें लिखा हुआ अ हाई वेलोसिटी नोजल इज डिजाइंड टू ऑपरेट विद स्टीम एट 700 किलोपास्कल एंड 300 डिग्री सेल्सियस। At the nozzle inlet the velocity is 30 मीटर पर सेकेंड। पहली चीज ये डेटा है हमारा, इसको डेटा में एंटर कर दिया मैंने। जो नोजल की स्पीड इनलेट पे थी, वो इनलेट पे जो उसकी स्पीड थी उसको हमने u1 का नाम दिया और वो है 30 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ a डिवाइडेड बाय a1, और जहां a1 क्या है, इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द नोजल। तो हमें असल में ये a डिवाइडेड बाय a1 हमें निकाल लेंगे अभी। अब आगे क्या बोल रहा है, फॉर द सेक्शंस वेयर द प्रेशर। अब देखें प्रेशर अब बताया जा रहा है कि अगर 600 है फिर निकालो, 500 है फिर निकालो, 300 है, 200 है, तो फिर बताओ इन डिफरेंट प्रेशर्स पर हमारे पास a डिवाइडेड बाय a1 किसके बराबर आएगा, ये बात। और आगे उसने बताया क्या कि ये अज्यूम दैट द नोजल ऑपरेट्स आइसेंट्रोपिकली। पहली चीज उसने बताया कि हमारे को नोजल आइसेंट्रोपिकली ऑपरेट हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बेहतरीन बात है। आइए जरा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमें a डिवाइडेड बाय a1 निकालने के लिए, a डिवाइडेड बाय a1 निकालने के लिए हमें यहाँ पर u पता है, u1 पता है, u1 का जिक्र आ गया, सही है। तो यहाँ पे हमारे को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करना होगा, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, वो कहती है a1 u1 डिवाइडेड बाय v1। दो पॉइंट है यहाँ पर, है ना, एक ये है और एक ये दूसरा पॉइंट है। तो a1 u1 डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू au डिवाइडेड बाय v। फाइनल वाली कंडीशन में 2 नहीं लगाया, सिर्फ au v लगाया, क्योंकि यहाँ प्रेशर बार बार चेंज कर रहा है ना, तो मसला हो जाएगा। चले भाई, अब यहाँ पर हमारे क्योंकि उसने एरिया में भी, फाइनल वाले एरिया में भी इसने a2 कुछ नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए हमने भी नहीं लगाया हुआ। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अगर डेंसिटी के टर्म में लिखते तो लिखते, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम में ही इस्तेमाल करते हैं, डेंसिटी में नहीं करते। चले भाई, अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है a डिवाइडेड बाय a1। तो इसको अरेंज कर लें a डिवाइडेड बाय a1 के लिए। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया a डिवाइडेड बाय a1 के लिए। तो अब हमने गौर किया u1 तो हमें पता है, v1 हम निकालेंगे स्टीम टेबल से, और ये v और u ये भी हम निकालेंगे स्टीम टेबल से, लेकिन अभी सबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग अभी थोड़ी देर रुकेंगे। अब यहाँ पे पहला मसला हम ये u का जुगाड़ तो लगाएं। u कैसे निकलेगा, ये v तो, क्योंकि u हमारे स्टीम टेबल में थोड़ी है, u तो हमें किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा। v तो हमें स्टीम टेबल से मिल जाएगा एट डिफरेंट प्रेशर्स पे। तो यहाँ पे u का एक बड़ा मसला सामने आया। अब u के मसले को हल करना है। u के मसले को हल करने के लिए हमने लगाया एनर्जी बैलेंस, और यहाँ पे स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए हमारे पास एनर्जी बैलेंस, आपको मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, यही होता है। अब यहाँ पे हम अज्यूम ये करेंगे कि यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ कोई शार्प वर्क नहीं होगा, एनर्जी कोई ना कोई एक्सचेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से सारी टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो के बराबर। और डक्ट फ्लो में भी मैंने यह बात आपको बताई थी। और यहां से इस तरीके से हमारे पास बच क्या गया, डेल्टा एच प्लस का डेल्टा हाफ यू स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ इस कंडीशन में से u निकालना है, और u के साथ भी डेल्टा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस के डेल्टा एच को इक्वल टू दूसरी साइड भेजा माइनस का डेल्टा एच। और डेल्टा एच का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या होगा h, फाइनल क्या होगा h2 नहीं करेंगे यहाँ पे h, तो फाइनल होगा h माइनस इनिशियल होगा h1। इसी तरीके से डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का मतलब क्या, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। तो u का स्क्वायर माइनस q1 का स्क्वायर। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का। इस तरीके से हम लोगों ने इसे u के लिए, u स्क्वायर के लिए अरेंज कर लिया। तो यहां से u कैलकुलेट कर सकते हैं कब, अगर हमारे पास u1 हो, u1 तो है, h हो, h भी हम देख लेंगे, h1 भी हम देख लेंगे। चलिए ये तो बहुत हो गया आसान काम। अब यहाँ पे स्टीम टेबल की बारी आ गई। यहां से आता है असल मसला कि स्टीम टेबल को कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है।
तो मैं स्टीम टेबल आपको दिखाता हूं। सही में 697 देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने स्टीम टेबल शो हो रहा होगा और आपको स्टीम टेबल के अंदर आपको जाते रहना, कहां पे जाके रुकना है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको ढूंढना है प्रेशर। स्टीम टेबल याद रखिएगा हम लोग यूज करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को देखते हुए। तो हमें बताया गया था कि प्रेशर था 700 किलो पास्कल और इनलेट कंडीशन याद रखें 700 किलो पास्कल था, और इनलेट कंडीशन इसका मतलब इनिशियल कंडीशन, और इसके जरिए जो हम वैल्यूज निकालेंगे वो भी इनिशियल वैल्यूज होंगी, और इनिशियल वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे 1। देख लें यहाँ पर 1, तो यहाँ पे जो वैल्यूज निकालेंगे उनके साथ भी 1 लगेगा। तो यहाँ पे 700 किलो पास्कल वाली लाइन कॉलम को देखें जरा, तो कॉलम में आपको लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर यहाँ प्रेशर नजर आ रहे होंगे। तो नीचे ऊपर जाते जाए, नीचे जाते जाए और देखते जाए कि जहां पे 700 किलो पास्कल आ जाए वहां रुक जाए, 700 किलो पास्कल आ जाए वहां पर रुक जाए। तो वहां पर आपके सामने पेज नंबर 697 के ऊपर आपको प्रेशर नजर आ रहा होगा 700 किलो पास्कल। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब प्रेशर तो मिल गया, सही है। तो अब यहाँ पे अब आपको देखना टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखें तो राइट साइड पर आपके पास टेम्परेचर्स गिवन है, 150, 175 शो भी करवा दे, 200, 220, 240, 260, 280 और 300। इसके आगे भी है, अगले पेज पे जाएंगे, इसके आगे वाले टेम्परेचर भी आपको मिल जाएंगे सेम प्रेशर की वैल्यू के ऊपर। अभी हमारा 300 तक का काम है तो इसमें मौजूद है, तो हमने 300 वाली कॉलम को मार्क किया, इस वाले 700 को मार्क किया, तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू नजर आई। तो यहां पे आपको पता है, नजर भी आ रहा होगा, इसके अंदर आपके पास सबसे पहली वैल्यू V की है, फिर U की है, फिर H की है, फिर S की है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वैल्यूज वो हैं जो हमें यहाँ लिखनी है। तो अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा आपके पास V1 हमारा जो काम के वो लिखेंगे, V1 हमारे पास मिल गया 371.39 और यूनिट आपको पहले पैसे मिलेगा इसके, सेंटीमीटर पर क्यूब पर ग्राम आ गया। S1 इसमें देख लें, S1 कितना आ गया 7.2997, चौथी वाली वैल्यू S की है और थर्ड वाली वैल्यू 3059.8, ये आपके पास H1 के हुए। इस तरीके से बहुत आसान है। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आप लोग स्टीम टेबल को देखेंगे। आई होप ये एकदम क्लियर होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रेशर को देखना है, टेम्परेचर को देखना है, उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमारे पास S1 भी आ गया, V1 भी आ गया, H1 क्यों लिखा, क्योंकि यहां इस्तेमाल होगा। V1 क्यों लिखा, क्योंकि V1 हमारा यहां इस्तेमाल होगा, सही है। और S1 क्यों लिखा, S1 हमारा इस्तेमाल होगा, अभी दिखाते हैं, अभी आपको देखें, अभी खुद पता चल जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास पहला वाला ये A डिवाइड बाय A1 इज इक्वल टू U1 हमारे पास कितना था 30, V1 हमने निकाल लिया दैट इज 371.39, V हमें नहीं पता, U हमें नहीं पता, इसको कह दिया इक्वेशन ए, बड़े प्यार से। आगे इसको देखें U वाली को, यहां से U1 हमारा था 30 और 30 का स्क्वायर होता है 900, माइनस का 2H अपनी जगह पे, माइनस का H1 हमने निकाला था 3059.8 और याद रखिएगा U हमारे पास U1 किसमें, ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है ऐसा यूनिट कब आता है, जब आपके पास सारी वैल्यू SI में हो। तो अगर आप देखें H हमारे पास हमें नहीं पता, H1 जो है वो किलो जूल पर केजी कर केल्विन में, जबकि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो यहां से किलो को जाना पड़ेगा, तो किलो को हटाएंगे तो एक्सपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रीफिक्स हटाएंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया इक्वेशन P। अब हमारा काम बेहद आसान था। अब क्या करना है, अब हमें एक दफा 600 पे जाना है, 600 पे जाएंगे, स्ट्रीम टेबल देखेंगे, वहां से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे V और U। अब जो हम वैल्यूज निकालेंगे ना वो V होगी, U होगी बस और H होगी। उसके बाद हम 500 पे निकालेंगे, वो भी क्या होगी, V होगी, U होगी, H होगी। 300 पे निकालेंगे, 400 पे नहीं, सब VH होगी। कैसे करना है अभी देखें। अब असल में स्टूडेंट हमने सवाल में क्या पढ़ा, सवाल में ये पढ़ा कि जो एक्सपेंशन है दिस इज एन आइसोट्रोपिक मींस मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा तो चाहे प्रेशर कोई भी हो एंट्रोपी तो वही रहेगी। तो यहां से हमने एंट्रोपी निकाली, क्यों, क्योंकि जो इनिशियल एंट्रोपी है वो आगे भी वही चलेगी, चेंज ही नहीं हो रही। तो S1 जो है अब हमारे काम आएगा, क्योंकि S1
आगे जाके भी S1 S के ही S1 जो है वो S के ही बराबर होगा, फाइनल इनिशियल दोनों बराबर ही है। तो इस तरीके से हमारा एक बेहतरीन काम हो गया कि हमें S1 पता चल गया। अब प्रेशर कितना है, प्रेशर 600 किलो पास्कल। अब हमने क्या किया, हमने खोला स्टीम टेबल। क्या खोला, स्टीम टेबल। स्टीम टेबल पे बहुत जोश से गए, हमने बोला बहुत आसान काम है, जल्दी से जाके निकाल लेते। हमने क्या किया, हमने जाके देखा प्रेशर 600 किलो पास्कल। हमने जाके स्टीम टेबल खोला और लाइन से देखा कि 600 किलो पास्कल कहां पर है। हमने ढूंढ लिया वही पेज 697 पेज के ऊपर ही आपके पास, जहां 700 था उससे ऊपर 600 होगा, तो वहीं पे आपको 600 किलो पास्कल का प्रेशर मिल गया। ये बड़ी खुशी की बात है। अब स्टूडेंट यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ी है, आप कैसे देखेंगे, टेम्परेचर तो है ही नहीं अब यहाँ पर। लेकिन उसने टेम्परेचर नहीं दिया तो क्या हुआ, उसने हमें आइसेंट्रोपिकली से बता दिया कि अब उसके ऊपर उस पॉइंट पे S1 बराबर होंगे। तो अब आप 600 किलो पास्कल वाली लाइन के अंदर सारी S की वैल्यू को गौर से देखें, कौन सी वैल्यू इसके बराबर या इसके करीब है। तो हमने लेफ्ट 600 वाली लाइन से जाना शुरू किया, तो हम आगे जाते गए तो हमें एक पॉइंट नजर आया, हमें आगे आखिरी वाले जो लास्ट वाले दो है उसमें नजर आया एक S की वैल्यू 7.2280 थी और एक वैल्यू थी 7.3000। ये वैल्यू तो हमें एग्जैक्टली मिली ही नहीं। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि ये जो वैल्यू है वो इन दो वैल्यू के दरमियान में ही कहीं होगी, 7.228 और 7.3000 इन दोनों के दरमियान में ही आ रही होगी। जैसे कि 1 और 2 के दरमियान में भी नंबर होते हैं, तो उसी के दरमियान में आ रही है। अब हम कैसे निकालें, तो यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा किसका, इंटरपोलेशन का। क्लियर है। अब वो कैसे करेंगे, आए जरा देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इंटरपोलेशन को यूज करेंगे और H को भी निकालेंगे और V को भी। कैसे निकालेंगे, बेहद आसान तरीका है। तो मैं आपको इसको, इधर जगह नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आ पाएगा, तो मैं राइट साइड के बोर्ड की तरफ बढ़ता हूँ, वहां पे आपको करवाता हूँ। चले भाई स्टूडेंट, आए जरा आप इंटरपोलेशन को अंजाम देते हैं। स्टूडेंट इंटरपोलेशन कर क्यों रहे, कर इसलिए रहे ताकि हमें H और V की वैल्यू निकाल सके। एक वक्त में एक ही चीज निकलेगी, बस ये बात याद रखिएगा। पहले हम H निकालेंगे फिर V निकालेंगे। H और V दोनों को निकालने के लिए हम किसको यूज करेंगे, S को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोसेस आइसेंट्रोपिकली है। तो हमने इसकी मदद से S तो निकाल लिया ना, अब इस S को यूज करेंगे और H निकालेंगे और V निकालेंगे। अब यहाँ पे S तो आना ही आना है, S तो फिक्स है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, H की, तो आपने रख दिया H। अब सुनिएगा जरा, वही वाला खोल लें टेबल जरा, और जरा चेक करें जिस दो कॉलम में आपने देखा था कि एक आपके पास एंट्रोपी की जो वैल्यू थी वो थी, कहां चले गया, 7.228। एक एंट्रोपी की वैल्यू है आई आपके पास 7.2228 और दूसरे वाले, उससे अगले वाले कॉलम में जो आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू आई स्टूडेंट वो कितनी थी, 7.3000। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। ये देख लीजिएगा, आपको टेबल में दिखा रहा हूं, देख लें ध्यान से। चले भाई, बेहतरीन हो गया। अब इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू आएगी, देखिए ये S1 कहलाएगा और ये S2 कहलाएगा, सही है। इन दोनों के दरमियान एक वैल्यू आ रही है S और वो इन दोनों के दरमियान में होगी, और वो कौन है, 7.2997। ये इन दोनों के दरमियान आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं 7.2997। हमेशा क्लोजेस्ट नंबर लेने हैं। चले भाई, ये हो गया। अब H को देखते हैं, उसी कॉलम में देखें, जहां से आपने S1 निकाला उसी के ऊपर आपको H की वैल्यू भी मिलेगी ना, तो वो कहलाएगी H1। तो यहां पे हमारे पास H1 की वैल्यू होगी 2978.7, 29, और इसी के अंदर आपको दूसरे वाले कॉलम में जहां से आपने S2 निकाला उसी के ऊपर H की वैल्यू, H2 की वैल्यू भी आपको मिलेगी, दैट इज 302.6 और हमें इन दोनों के दरमियान आने वाली H की वैल्यू निकालनी है इस एंट्रोपी पर। आई होप यहां तक की बात क्लियर। कोई मुश्किल काम नहीं है, मोबाइल का काम हो गया अब खत्म। अब अपना काम शुरू करते हैं।
अब इंटरपोलेशन का एक फॉर्मूला याद कर लें, इसको हिफ्ज कर लें। एम जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, एम इज इक्वल टू x2 माइनस का x डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इंटू m1 एंड प्लस का x माइनस का x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इंटू m2। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब आपके जहन में ख्याल आएगा क्या ख्याल ही आएगा, m कौन है और x कौन है। तो आए जरा देखते हैं स्टूडेंट, m तो वो है जो हमें निकालना है, ये जो h है ना हमें निकालना है, दिस इज m, दिस इज व्हाट, दिस इज m। तो इसका मतलब फिर x कौन होगा, x वाले ये है, तो ये s वाला क्या बनेगा, x बनेगा। चलिए भाई बेहतरीन हो गई कहानी। अब जरा देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं h की टर्म में लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं लिखूंगा m की जगह पे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, साइड में लिख लीजिएगा, हमें मेन क्या लिखना है, ये लिखना है। m कौन है, s, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू x2 कौन होगा, x वाले कौन है, s2 है, तो ये सॉरी m कौन होगा, h, x2 कौन होगा, s2 माइनस x कौन होगा, s, x2 कौन होगा, s2 माइनस का x1 कौन होगा, s1। सारे जो x वाले कॉलम में इसी में आएंगे। उसके बाद m1 का मतलब ये m है तो ये m1 होगा, तो ये h1 हमारे बात कर रहा है। उसके बाद प्लस x वाले वही है, x वाले कौन है, ये वाले, x की बात कर रहा है तो x s है, माइनस x1 की बात कर रहा है, इसका मतलब s1 है, x2 नीचे वाले तो सेम है ना, s2 माइनस का s1, और m2 कौन होगा, ये होगा h2। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इसको अपने टर्म में लिख लिया। इसी तरह सेम तरीके का काम आप v के लिए भी करेंगे, कोई मुश्किल अलग से काम नहीं कर रहा है। चले भाई एक दफा बना लिया ना, v2 के लिए भी होगा और अगले आने वाले हर किसी के लिए यही चीज लगेगी, हर आने वाले के लिए यही चीज लगेगी, तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखें अब h की वैल्यू तो हमें निकालनी है। उसके बाद S2 हमें कितना गिवन है, 7.3 माइनस का, और भी जीरो लगा दें कोई मसले वाली बात नहीं है, 3 जीरो, माइनस का S कितना है, 7.2997 डिवाइडेड बाय S2 माइनस का S1 कितना है, 7.3000 माइनस का S1 कितना है, 7.2228 ब्रैकेट क्लोज। ये तो वैल्यू पुट करने वाला काम तो आप भी कर लेंगे, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो वैल्यू निकल के आई 3020.437 किलो जूल पर केजी, यूनिट आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से अब हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकालना है, तो यहाँ पे एस रखा, यहाँ पे वी, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल वो ये वाली वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ये वाली तो सेम ही रहेगी जो यहाँ थी। वी क्या होगा, अब आपको पता है जिस कॉलम में आपने S1 की वैल्यू निकाली थी ना, उसी के अंदर आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम पहले नंबर पे होगा, तो V1 वो कहलाएगा। और उसी लाइन में आप V2 को देखेंगे ऊपर सबसे पहले में, तो आपको 412.831 मिल जाएगा, और इन दोनों के दरमियान V होगा, जो हमें निकालना है इस S की वैल्यू पे V कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो इस तरीके से वही इंटरपोलेशन करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सारी वैल्यू एक साथ कैलकुलेटर में डालेंगे तो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी, वरना आगे पीछे आएगी। तो इसकी वैल्यू थोड़ी आगे पीछे आ रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, सारी एग्जैक्ट वैल्यू डाली तो वैल्यू ये आई, सही है ना। तो मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया था, 0.1 की वजह से पॉइंट वैल्यूज आगे बढ़ रही थी बहुत ज्यादा, तो इसीलिए आपको यही कहूंगा कि एक साथ ही डालिएगा कैलकुलेटर में, वैल्यू अच्छी आएगी। अब इस तरीके से अब स्टूडेंट सारे पार्ट तो मैं नहीं करवा सकता, मैं आपको 500, 400, 300, 200 सारे प्रेशर पे, तो मैं आपको बार बार स्टीम टेबल देखना, वैल्यू निकालना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये आप खुद करिएगा स्पून से बैठ के। अब आपका काम है इसको कैसे अप्लाई करना है, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको सिखाया स्टीम टेबल से कैसे वैल्यू निकालनी है, आई होप ये समझ में आ गया। मैंने आपको सिखाया कि अगर आपके पास कोई वैल्यू ना मिल रही हो, बीच में हो, तो इंटरपोलेशन के जरिए उस वैल्यू को कैसे निकालना है, आई होप वो भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता, फिर आप नहीं निकाल सकते। तो ये फॉर्मूला याद कर लें और याद रखिएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जो हमारे पास अननोन होता है उसको हम m कहते हैं, तो उसके जो h1 होगा वो m1 होगा, और h2 होगा m2 होगा, और बाकी जो है जिसकी हमें सारी वैल्यू पता है उसको हम कहते हैं x, इसकी 1 वाले को x1, इसकी 2 वाले को x2 कहते हैं। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर।
अब सर करना क्या है? करना बहुत आसान सा काम है स्टूडेंट। हमारे पास एस भी आ गया, एच भी आ गया, वी भी आ गया। अब आप क्या करें, इन तीनों वैल्यूज को पहले क्या करें, पहले आप निकालें यू। यू कैसे निकालेंगे? एच की वैल्यू है ना, एच की वैल्यू इसके अंदर डालेंगे बी वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास यू कैलकुलेट कर लेंगे। मैं करने जा रहा हूं, ये काम करूंगा, यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद सुनिएगा, अब यू कैलकुलेट हो गया, अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू भी तो निकाली थी ना हमने, ये रही, इस v की वैल्यू को उठाएंगे और इस इक्वेशन a में डाल देंगे और u की वैल्यू जो कैलकुलेट करी थी वो भी रख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास a डिवाइडेड बाय a1 आ जाएगा एट जो हमें निकालना था। उसके बाद आप इसी सेम काम को 500 के लिए भी रिपीट करेंगे, सेम काम को 400 के लिए भी रिपीट करेंगे। आई होप यहां तक की बात क्लियर। तो मैं कर लेता हूं ये काम, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। मैंने सोचा था कि 3 एग्जांपल करा पाऊंगा, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मुझे वीडियो एंड करनी पड़ रही है, तो मैं जल्दी से ये कंप्लीट करके उसके बाद ये वीडियो एंड करता हूं। सो यहां मैंने क्या किया, एच की वैल्यू को लिया और याद रखिएगा किलो जूल पर केजी में नहीं लीजिएगा, किलो जूल को केजी में जूल में कर लीजिएगा तो एक्सपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये काम लाजमी करिएगा वरना आंसर कभी सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने इस वैल्यू को लिया, इसमें डाला और इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लेने के बाद सब कुछ वैल्यू आएगी 282.18 मीटर पर सेकेंड। अब u की और ये v की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास देखिएगा यूनिट कैंसिल होने चाहिए, मीटर पर सेकंड से ये मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर पर क्यूब ग्राम से सेंटीमीटर पर क्यूब ग्राम कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया 0.1197, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 0.12। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस काम को सक्सेसफुली कर लिया फॉर प्रेशर 600। अब 500 के लिए क्या करेंगे, 500 के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा काम। फिर आप क्या करेंगे, स्टीम टेबल को देखेंगे, S1 वही रहेगा, S1 S बराबर ही है तो S तो वही रहेगा। आप क्या करेंगे, H और V निकालेंगे, किसके लिए, एट प्रेशर 500 के ऊपर H और V को निकालेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको इंटरपोलेट करना पड़े, आपका नसीब अच्छा हुआ तो इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना अगर इंटरपोलेशन की जरूरत है तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो इस तरीके से सेम काम जैसे मैंने इंटरपोलेशन की थी उस तरीके से आप H और V निकाल लेंगे, H और V आ जाएंगे, आप इनके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास A डिवाइडेड बाय A1 आ जाएगा फॉर प्रेशर 500। इसी काम को आप 400 के लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे। आई होप कि ये 2 एग्जाम्पल जो मैंने आज आपको कराई एकदम क्लियर होंगी, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बंदा फंस जाएंगे। तो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।